क्या सीजेशन? लाइफ खत्म हो गई, अभी आ जाता है, सारा किताब में लिखा हुआ है। अच्छा जी, शुरू करें जी पेज 576 से। आज पेज 576। जी जी, नहीं, कोई एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कोई एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है जी? बोलें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन बताएं भाई। एक मिनट, चुप, मैं बताता हूं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अच्छा, वो मैंने आपको कहा था IAS 38 के ना पैराज आपको बताने जो हाईलाइट करने हैं, वो मैं बताने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा था बुक के शुरू में डले हुए हैं, तो बुक के शुरू में आप जाएं, IAS 38 के पैराज डले होंगे, वो वहां से देख के आप स्टैंडर्ड में जाके हाईलाइट कर लीजिएगा। थोड़े से पैराज हैं, कुछ ज्यादा पैराज नहीं है। मिल गए? ठीक है, छोड़े पर अभी इधर मेरी तरफ अटेंटिव रहें। ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यार इसको बार बार मैं क्यों कर रहा हूं? पहले उधर कराया है, फिर इधर दोबारा वही बात कराने लगा हूं, ताकि बस याद हो जाए। फॉर द पर्पज ऑफ सेल, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो पता नहीं ये कौन सा मुल्क है जहां गधे बिकते हैं, तो ये सेल के लिए बायोलॉजिकल एसेट रखा हुआ है। इसलिए क्या हम इसकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज कर रहे होंगे? ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तू बहुत ही ऊपर चढ़ गए। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। पहला पर्पज क्या हो गया? सेल या बेबीज या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। नजर नहीं आ रहा तो लिख लें, फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम दैट। इधर येलो वाला नजर नहीं आ रहा होगा ना, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। और इधर है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, आपको कभी इस तरह सोचा आपने जिंदगी के किसी मोड़ पे कि अकाउंटेंट्स ने ये स्टैंडर्ड बनाने से पहले कितना सोचा होगा? पहले सारे जानवर और प्लांट्स का सोचा होगा नाम क्या रखें, नाम फिर किसी ने मशवरा दिया होगा, किसी ने कहा होगा इनका नाम रख दो एनिमल स्लैश प्लांट, तो फिर किसी अच्छे अकाउंटेंट ने कहा होगा नहीं बायोलॉजिकल एसेट्स इनके नाम रख दो। फिर वो चीजें हार्वेस्टिंग, आप लोग शायद समझते थे आज तक सिर्फ फसलों को हार्वेस्ट करना, लेकिन अकाउंटेंट्स ने यही हार्वेस्टिंग का लफ्ज पकड़ के रगड़ दिया सब पे। मिल्क निकालने को भी हार्वेस्टिंग, वूल उतारने को भी हार्वेस्टिंग, कुछ ऐसे अल्फाज निकाले। फिर जिन लोगों को समझ नहीं आई हार्वेस्टिंग, तो उन्होंने कहा हम हार्वेस्टिंग इस माने में ले रहे हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म के लोग काम करते थे, उसका नाम कुछ ना कुछ आया होगा। एग्रीकल्चर से आपके जहन में सिर्फ पौधे होते होंगे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड पौधों से बाहर निकल गया। एग्रीकल्चर में तो हमारा स्टैंडर्ड जानवरों को भी पकड़ लिया उसने, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो डिफरेंट चीजों को अकाउंटेंट्स ने नाम रखे, मतलब अकाउंटेंट्स काफी सोचते हैं चीजों को और बड़ी बारीकी से देखते हैं और उसके बाद किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। थोड़ी देर के लिए अकाउंटेंट्स की शान के अंदर आधे मिनट की खामोशी इख्तियार करें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाईजान, वक्त बड़ी तेजी से गुजरा है आपका, मेरा भी किन चक्रों में है। बायोलॉजिकल इतने अच्छे आप उनको याद ही नहीं कर रहे थे, उनके लिए तो जो आज उनको याद कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स। भाईजान शीप से क्या निकलेगा? वूल। पिछला सफा, शीप से क्या निकलेगा? अल्लाह नई किताब लेने की तौफीक दे, बोले सबके लिए आमीन। शीप से क्या निकलेगा? वूल। वूल को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 2 दिन बाद मैं पैसे जमा करना शुरू कर दूंगा 10-10 रुपए, जिसके पास पुरानी किताब मिला करेगी। तो सबसे ऊपर वाला बटन बंद कर ले यार, मुझे थोड़ी देर लग रहा है, तो उठने लगा अब पढ़ाई में। ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन, ट्रीज इन, कोई तरस नहीं आ रहा मुझे, आइंदा के बाद तो हमेशा टाइम पे आएगा इंशाल्लाह। ट्रीज इन टिम्बर, टिम्बर क्या होती है? लकड़ी। तो फैलेट ट्रीज, गिरे हुए ट्रीज, आगे छोड़ें उससे। असल में ना यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है डायग्राम हम ना ये वाली लकड़ियों वाली इधर भी शिफ्ट कर सकते थे। असल में ये गिरे हुए ट्रीज हैं, और फिर इधर जो है वो अगर फर्नीचर आ जाता तो ये ज्यादा अच्छी मिसाल होती, लेकिन अगली वाली मिसालों में अल्लाह शुक्र है ये मसला नहीं है। इस तस्वीर को सही करवा देंगे आइंदा। डेयरी कैटल, इससे क्या निकलेगा? मिल्क। अगली चीज छोड़ें, चीज आप घर जाके बनाइएगा। कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स बायोलॉजिकल एसेट हैं, इससे क्या निकलेगा? हार्वेस्टेड कॉटन। और अब साथ वाले ने देखें क्या पहने में कपड़े,
गन्ना, गन्ने की फसल, गन्ना गलत लफ्ज है, गन्ना तो इधर आएगा ना, गन्ना, तोती, सॉरी शुगर, यार दैट वाज जस्ट नजर पड़ी मेरी। टोबैको प्लांट्स, बोले बोले बोले, पंजाब वालों ने ऐसे लफ्ज सही से पकड़े हुए हैं। टोबैको प्लांट्स, पिक्ड लीव्स, टोबैको सिगरेट के अंदर डालते हैं, ये हमने बाहर निकाल दिया, चलें। नहीं, वो कह रहे सहरी से पहले इफ्तारी के बाद। अच्छा, टी बुशेस, बोले टी बुशेस, पिक्ड, अल्लाह अकबर। पता नहीं बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही आपको लगेगी, लेकिन चलें कर दें, कोई मसला नहीं है, शायद आपको समझ आ जाए ना आए। रायगढ़ में एक बुजुर्ग होते थे, अब तो वो चले गए इस दुनिया से, वैसे समझाने के लिए क्या कहते थे, कहते थे घर बार दोस्त यार कारोबार रिश्तेदार छोड़ छाड़ कर तुम रायगढ़ में आए बयान सुनने, और बयान छोड़ा एक प्याली चाय के लिए। तो इसलिए बयान में कोई चाय पीने जा रहा होता था तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था। अच्छा आगे चलें जी, फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज के बाद पिक्ड फ्रूट्स, अल्लाह अकबर। ऑयल पाम, पिक्ड, और थले आ जा तेरी मेहरबानी, पिक्ड फ्रूट, पाम ऑयल। रबर ट्रीज से निकलती है लेटेक्स, ये व्हाइट वाली, और उससे क्या बनती है, तो ये क्या चीजें हैं जी, बायोलॉजिकल, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और ये प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट, वो प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट होती हैं आफ्टर हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग करके। तो चलें जी, बस सब पहले सफे से पढ़ना शुरू कर दें, जो जो चीजें हैं। अभी आप स्कोप पैरा ना पढ़िएगा, क्योंकि स्कोप पैरा अभी समझ नहीं आएगा। पेज पहला वाला, ना तेरा ना मेरा, पहला पेज, कोई तरस नहीं आ रहा, मैं भी तो खड़ा हूं इतनी देर से, तेरी मुस्कुराहट मुझे और मोटिवेट करती है, तुझे खड़े रखो। द टेबल बिलो प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स दैट आर रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। ये स्टैंडर्ड में किस पैरे में दी हुई है, पैरा 4 में। वो सारी हमने डायग्राम्स के साथ देख ली हैं, तो ये घर जाके एग्जांपल सारी दफा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चले जी, तीसरी दफा हम पढ़ने लगे हैं क्या, एग्रीकल्चरल, लेकिन याद इसलिए नहीं करना कि स्टैंडर्ड के पैरा नंबर 5 में दी हुई है, लेकिन ब्रैकेट में जो मैंने एग्जांपल्स डाली हैं वो स्टैंडर्ड में नहीं दी हुई, इसलिए उनको आपने अच्छी तरह हाईलाइट कर लेना है और बार बार पढ़ना है ताकि ये रिटेन रहे। तो ब्रैकेट में एग्जांपल्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बैठ यार, ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट, कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, रेयरिंग ऑफ फिश फार्म बनाना, फिश फार्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिश फार्म एंड समंदर से मछलियां निकालना? ये क्या है भाई, आप किसी में भी खोल दें हमें डायग्राम, हम तो बुरा नहीं बनाएंगे। ये क्या है, फिश फार्म, फिश फार्म है। यहां पे ये बंदा मैनेज कर रहा है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, तो फील लाइक मच्छियां, टू मैनी मच्छियां, टू मच, यार मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं, सॉरी माजरत। ये क्या है, ये क्या है, अगेन फिश फार्म है, फिश फार्म है, फिश फार्म है। अच्छा ये क्या हो रहा है, बाहर का मुल्क होगी, ये क्या हो रहा है, ये जो खड़े हुए बशिंदे ये क्या निकाल रहे हैं अंदर से, क्या इन्होंने पहले इनको मैनेज किया था, इनकी दादी को जानते हैं ये? तो इसका मतलब है ये फिश फार्मिंग होगी या ओशन में जाके या समंदर में जाके आप मछलियों को निकाल रहे हैं, बनी बनाई मछलियों को निकाल रहे हैं या पहले खुद मैनेज किया था? हमारा स्टैंडर्ड किस पे लगता है, थोड़ा सा इधर चेहरा, इन वाली पे या पिछली वाली पे? पिछली वाली पे, पिछली वाली पे, इन वाली पे नहीं लगता। फिश फार्मिंग लिखे ब्रैकेट में, फार्म हाउस, फार्म हाउस आपने बनाया फिश का, तो फिर उस पर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज कर रहे होंगे ना। ओके चलें जी, agricultural activities are management of biological transformation of a biological asset for the purpose of creating additional biological assets. Example given, calf from cows, parrots kept for नए बच्चे breeding by a bird shop,
so that their offspring या ऑफ ऑटम ऑफस्प्रिंग कैन बी सोल्ड, निकले उनको बेचे. हॉर्सेस केप्ट इन अस्तबल फॉर हॉर्सियां फॉर ब्रीडिंग. अस्तबल नहीं होगा, स्टेबल. अच्छा. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर द अंडरलाइन की मेन चीजें फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम डेट एसेट मींस वूल फ्रॉम मिल्क फ्रॉम पिग, फ्रूट फ्रॉम ट्रीज. इसको आप ना खुद पढ़ाइएगा और फिर कोई डिस्कशन हमने करनी है इस पे कर लेंगे, अकेले में पढ़ाइएगा. अब तो यार एक एक लफ्ज का आप लोग पता नहीं वो चैट जीपीटी में जाके तर्जमा देखते हैं तो गूगल बहुत पीछे रह गया. अच्छा, बायोलॉजिकल साथ वाले से तू चुप रहे, नहीं पता देते हैं जी बोल. अच्छा, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ. ग्रोथ कैसे होती है? इंक्रीज इन और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एन एनिमल और calves grow in mature cattle, trees grow. Production of agricultural produce, cow gave milk, sheep gave wool, latex, tea leaf. Degeneration, a decrease in quantity or deterioration in quality of an animal. बीमारी कोई लग गई ना यार, बातें ना करो ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं कैसे करूं. Decrease in quantity may be through death or cut down or old age. Procreation और reproduction, हाँ वहां लफ्ज गलत लिखा हुआ है ये, यहां हमने प्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन है. प्रोक्रिएशन तस्वीरें एंड में दोबारा लेनी पड़ेगी. रिप्रोडक्शन मैं भी कह रहा लफ्ज सेम क्यों है. प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स दैट कॉज चेंज इन क्वालिटी और, तो वो सारी चीजें जो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं यहां भी लिखी हुई हैं. बायोलॉजिकल एसेट क्या है जी, बोले बोले जल्दी. बायोलॉजिकल एसेट, इट इज ए लिविंग एनिमल और अ लिविंग प्लांट. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो जो अभी तीन देखी हैं उस तीन में जो दरमियान वाला था, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट्स. हार्वेस्ट क्या होता है? अलग करना, डिटैच करना. द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसेट और द सीजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स लाइफ. ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स. अच्छा, अगर आपके पास 100 गायें हैं तो 100 के 100 को बाजार में लेके जाएंगे साल के एंड पे फेयर वैल्यू लगवाने के लिए. एक तो 10 होकर उधर ही बैठी रहेगी. ये क्या तरीका है? हर साल लेके जाते हो, लूट में चाहिए भी है. फिर आप उनकी क्या कर लें? ग्रुपिंग. मिसाल के तौर पर ये सारी मियाँ वाली से खरीदी हुई है, ये सारी चीचू की मलियां से खरीदी हुई है, 50 वो हो गई, 50 वो हो गई, ठीक है, उनको अलग कर लिया. फिर आगे कैटेगराइज करें कि वो जो 50 वो वाली हैं उनमें से जो 10 हैं वो 3 साल से कम है और जो 40 हैं वो 4 साल की हैं. तो इस तरह बायोलॉजिकल एसेट्स की क्या कर लें? ग्रुपिंग. ग्रुपिंग करने के बाद फिर हर ग्रुप में से एक एक गां को लेके बाजार जाने की जरूरत नहीं है, एक एक गाय की कीमत लगवा लें. तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे जानवरों की कीमत लगाएं, उनकी क्या करनी पड़ेगी? A group of biological assets is an aggregation of similar living animals or plants. लिख दें. Based on age, age की बेस पे कर सकते हैं. Based on race, फिरका कौन सा है, यानी किस इलाके से आई हैं. Based on age, दोंदा, दोंदा, अनदोंदा. कोई चलिए साथ साथ बातें करते हैं, फ्रेश होते नहीं. अच्छा, कोई फार्मर लेके आए जहन में अपने गांव का? गए कभी अपने गांव आबाई इलाके में? आगे जहन में कौन? चाचू रशीद. अ फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ लैम्स. लैम्स क्या होती हैं? भेड़े. अ फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ लैम्स को क्या कहेगा? एज द लैम्प ग्रो, जैसे जैसे लैम्प ग्रो करें, दे गो थ्रू ग्रोथ, डीजनरेशन, ये सारा क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल. एज शीप दे आर एबल टू प्रोक्रिएट, मोनस होने की वजह से दे आर एबल टू प्रोक्रिएट. एंड लैम्स विल बी एडिशनल बायोलॉजिकल एंड वूल फ्रॉम द शीप प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर. वंस द वूल हैज बीन शीयर्ड, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कल हमने डिस्कस किया था. जिस वक्त दूध निकल रहा है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेकिन एक सेकंड बाद डेट इज इन्वेंट्री. जब वूल उतर रही है तो डेट इज एग्रीकल्चरल, बट जब वूल अब पड़ी हुई है साइड पे एक सेकंड बाद, डेट इज इन्वेंट्री. वंस द वूल हैज बीन शीयर्ड फ्रॉम द शीप, शीयरिंग को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. IS2 रिक्वायर्स दैट इट अकाउंटेड फॉर एज अ रेगुलर इन्वेंट्री. तो लिखें, हार्वेस्टिंग के एक सेकंड बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का नाम इन्वेंट्री बन जाता है. हार्वेस्टिंग के एक सेकंड बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का नाम इन्वेंट्री बन जाता है.
ये इंशाल्लाह हम आखिरी दिन पढ़ेंगे, बियरर प्लांट। अच्छा जी, वो जो सारी बातें मैंने क्लास में की हैं प्लीज बुक से पढ़ें, वरना घर जाके याद नहीं रहनी। क्या सारे इनमें से कोई एक चीज भी मैंने आपको याद करने को नहीं कहा, बस रीड आउट करनी है। क्या सारे बायोलॉजिकल एसेट IS 41 के अंदर आते हैं? क्या सारे जिंदा जानवर या जिंदा प्लांट IS 41 के अंदर आते हैं? आपने अपने घर के अंदर प्लांट्स लगाए हुए हैं, सेल के लिए लगाए हुए हैं, क्या एडिशनल कोई चीज उससे लेनी है? नहीं। आपने कोई बेबीज लेके आगे बेचने हैं? नहीं। अच्छा, नो। इफ एनिमल इज हेल्ड इन जू और पार्क फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, इट डज नॉट फॉल अंडर एज देयर इज नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा ना। वॉच डॉग वो इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, कार्ट हॉर्सेस फॉर मैरिज हॉल। पीकॉक कहां से आ गया, इसका तो हमने जिक्र नहीं किया था। केप्ट बाय रेस्टोरेंट ने पीकॉक क्यों रखा हुआ है? ऐसे के कस्टमर्स के लिए, आओ भाई देखो ची पू पा करो, चूरी खाएगा मियां मिठू, नहीं खाएगा जा फिर। अच्छा, मूल्स क्या होते हैं? साइड पे जरा देखें, मूल्स क्या होते हैं? खच्चर। मूल्स केप्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लगेज बाय अ टूरिस्ट कंपनी। जो किसी पहाड़ी इलाके के अंदर टूरिस्ट कंपनी है, उसने खच्चर या जानवर रखे हुए हैं ताकि लोगों का सामान उठा के लेके जाएं, क्योंकि लोग पैदल जा रहे हैं, उनका सामान उठा के लेके जा रहे हैं। अब सवाल यह राइज होगा, क्या वो खच्चर सेल के लिए रखे हुए हैं? क्या वो चौथे चौथे बेबीज के लिए रखे हुए हैं कि निकले आ जाए तो कोई मसला नहीं। और तीसरी बात, क्या वो जिबात साथ ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या लोग हैं, इनको समझाओ यार, क्लास के बाद ले जाना इनको जरा। अच्छा, आर ऑल बायोलॉजिकल एसेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? नो भाई, जब वो बायोलॉजिकल एसेट्स IS 40 नहीं, बायोलॉजिकल एसेट तो हैं क्योंकि लिविंग है, लेकिन वो IS 41 के स्कोप में फॉल नहीं करते ना। तो रेफर, क्या सारे बायोलॉजिकल एसेट्स को मेजर किया जाता है फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे? नो, बिकॉज above examples do not fall under the definition of बोलें agricultural activity, do not fall under the definition of agricultural activity. चलें जी, now think of a wow Pearl Continental Hotel purchased a आप लोग भी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को बोलते हो कैसे? Purchased a wow for which detail is as follows। एक ही दफा wow 10,000, कॉस्ट कितनी? 10,000 का कुत्ता है क्या है? ट्रांसपोर्टेशन टू ब्रिंग इट टू होटल 2,000, रिक्शा वाले ने कहा 2,000 लूंगा, कुत्ते को वहां पहुंचाऊंगा जहां आपकी सोच है। कुत्ते से आपने पूछा क्या प्लान है, कहते हैं इंशाल्लाह 15 साल तक उम्मीद है मैं रहूंगा इधर ही, टेंशन ना लेना। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू, कुत्ते को एंड पे, यार एंड पे मैं बीमार हो जाता होता हूं, वैसे मेरे बुक साथ भी यही हुआ था, तो मैं रेजिडुअल वैल्यू ना थोड़ी जरा रख लो 3,000। तो इट्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विल अपीयर लाइक दिस। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में PPE में क्या जाएगा? डॉग। 15 साल से वो तो आपकी किस्मत, फिर उसको P&L में डाल दो, कुत्ता P&L में चला जाएगा, स्मेल आएगी जी, बातें कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लें कुत्ते की। ये है वो, मैं क्या करूं, ये डॉग है, डॉग कह देता हूं, यू ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल, दैट इज डॉगी। कॉस्ट बताएं डॉगी की। रेजिडुअल वैल्यू कितने साल वो करेगा? 15 साल। तो डेप्रिसिएशन 600। इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी होगी, जब IS 16 है तो फिर सब होगा, कोई और कुत्ता आ जाए इसकी वैल्यू लूज कर जाए। अच्छा ज्यादा होगी, चले वापस आ जाए, घर से सोच के नहीं आया होता है, मुंह से निकल जाते हैं, कंट्रोल रखा करें। 12,000 माइनस 600, कुत्ते की बीवी, ये व्हाट इज दिस? बुक वैल्यू। ओके, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स, साथ वाले बबलों को मुतवज्जे कर दें। द फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मे बी फैसिलिटेटेड बाय ग्रुपिंग बायोलॉजिकल एसेट्स। आसानी के लिए क्या कर लिया करें, बायोलॉजिकल एसेट्स के ग्रुप बना लिया करें, जोड़े नहीं, ग्रुप बना लिया करें। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स, किस बेस पे जानवर अलग अलग किए जा सकते हैं? एज की बेस पे, क्वालिटी की बेस पे।
एन एंटिटी सेलेक्ट द एट्रीब्यूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन द मार्केट। इसका मतलब क्या है? आपने अगर 10 गाय का नाम सीधे रख दिया, चीता नंबर 1 गाय, बाकी चीता नंबर 2, भाई आपकी कैटेगराइजेशन है, ये आपने अपने लिए कैटेगराइजेशन की हुई है। बेटे ने कहा वो सारी काली गायें अलग करें, सारी पीली गायें अलग करें, ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। कैटेगराइजेशन आपकी होनी चाहिए जो मार्केट में चलती है। मार्केट में तो एज और क्वालिटी की बेस पे चलती होगी ना, मार्केट में तो सीधे की बेस पे नहीं चलती होगी। ओके, कैसा हो सकता है कि यस हो सकता है, ना हो सकता है ऐसा? कैसा हो सकता है? क्या हो सकता है कि प्लांट लैंड के साथ अटैच हो? होता ही ऐसा है, ऊपर तो नहीं उड़ रहा होता ना। सर मैं जा रहा था, जामुन का दरख्त उड़ रहा था, मैंने जफी डाली, घर पहुंच गया। तो ऐसा नहीं होता कि उड़ रहा हो। किसके साथ अटैच होता है? लैंड के साथ। अब मसला ये आएगा कि लैंड के ऊपर क्या लगेगा? IS 16, क्योंकि लैंड तो पीपी है ना, लैंड तो बायोलॉजिकल एसेट नहीं है। लेकिन दरख्त के ऊपर क्या लगेगा? IS 41, क्योंकि आपने दरख्त रखा हुआ है फॉर एप्पल। दरख्त किसके लिए रखा हुआ है? फॉर एप्पल। अब छोड़ें अभी इस डिस्कशन को। अच्छा, ये मिसाल जहन में रखें, बायोलॉजिकल एसेट्स अटैच टू लैंड। अच्छा, आज के लेक्चर का ना एक पार्ट बी है 6 मिनट का, वो 6 मिनट का आपने अटेंड करना है। उसमें ऐसी एक वीडियो है, शायद अगर मुझे मिले तो मैं आपको वो वीडियो अभी दिखा देता हूं, जिसमें एक IS 41 की थोड़ी सी ना समरी दी हुई है। IS 41 की समरी दी हुई है, ये वीडियो है। ठीक है, डेफिनेशंस है। इसके साथ कोई कमेंट्री भी कर रहा होगा वो तो। ये वो लैंड वाली बात भी होगी हमारी। लैंड इज नॉट अ, और ऊपर देखें ओनली द ट्री इज अ बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा, ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन, और बस बार बार लफ्ज पढ़ने से याद हो जाएंगे। और पर्दे के पीछे रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी आप देख लेंगे, वो कल हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट किस पे होनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की भी मेजरमेंट किस पे होनी है? थोड़ा सा चेहरे की अलाइनमेंट ना व्हाइट बोर्ड की तरफ रखे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सारी वीडियो देख लो। कितों आ गई? तो ये अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसेट्स आर ऑफन फिजिकली अटैच्ड टू लैंड। पता नहीं किस मुल्क में हो सकता है, किस मुल्क में ना भी होते हो, हमारे तो सारे ही होते हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स आर ऑफन फिजिकली अटैच्ड टू लैंड। These may be there may be no separate market, there may be no separate market for biological assets। असल में ना लोग पूरे बाग की कीमत लगाते हैं कि ये जमीन और सब कुछ हमें दे दो, अगर आपने कहीं जा रहे हो तो हो सकता है कि लैंड, बिल्डिंग, लैंड और ट्रीज की इकट्ठी कीमत आके लगा दे। तो अगर लैंड और ट्रीज की खुदा ना खास्ता इकट्ठी कीमत आपको दे दी तो उसमें से लैंड की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? माइनस, बोल दें माइनस करनी पड़ेगी। There may be no separate market for biological assets that are attached to land, but an active market may exist for combined asset। Combined asset का क्या मतलब है? लैंड और प्लांट की इकट्ठी मार्केट अवेलेबल है। That is the biological asset raw land and land improvements। लैंड इंप्रूवमेंट्स होती हैं जो सड़कें वगैरह बनी हुई हैं या आपने और कोई वहां पे काम किए हुए हैं। एज अ पैकेज एन एंटिटी मे यूज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंबाइंड। कंबाइंड की इंफॉर्मेशन यूज कर लें, नीचे न्यूमेरिकल आ रहा है। मे यूज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंबाइंड एसेट्स to measure the fair value of the biological asset। For example, fair value of raw land and सड़कें वगैरह may be deducted, समझ आ गई? May be deducted from the fair value of combined to arrive at fair value of biological asset। करें जी इसको। A farmer wishing to value apple orchard क्या होता है? बाग। एक फार्मर एप्पल का बाग वैल्यू करना चाह रहे हैं in circumstances where there is no separate valuation for the बाग ऑर्चर्ड फ्रॉम डेट फॉर लैंड। बाग के ऊपर जो दरख्त है उनकी और लैंड की वैल्यू अलग पता नहीं चल रही।
would value it on a combined fair value of land and orchard less the estimated fair value of land. Orchard has a total value of 10 million. Orchard की total value कितनी है? 10 million. थोड़ा सा जरा ऊपर करा दें सबको जो सोए में है. हाँ चलें, गुड. An orchard has a total value of 10 million, including land and बाग. लैंड भी और बाग भी. इसमें लैंड कितनी है? मसला ये नहीं होगा कि लैंड की वैल्यू नहीं पता चल रही होगी. लैंड तो आप साथ वाली भी ले सकते हैं जो खाली है. मसला क्या हुआ करेगा, बाग की फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही होगी. आप मुझे बता दें जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट बनते हुए पूरी बैलेंस शीट बना देते हैं ना. ऑर्चर्ड किसके तौर पे नजर आएगा? बायोलॉजिकल एसेट के तौर पे. और इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा और कितने पे नजर आएगा? 6 पे. और लैंड पे, लैंड को क्या कहेंगे? पीपी. और इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 16. और लैंड किस पे मैयर होगी? 4 के ऊपर. तो बताएं किस में से किस की वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा? टोटल में से लैंड की वैल्यू माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बाग की वैल्यू आ जाएगी. ओके, ये वो घिसी पिटी चीजें हर स्टैंडर्ड में जो लिखी होती हैं. बायोलॉजिकल एसेट को आपने कब रिकॉर्ड करना है? जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट ऑफ एन एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. ना 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 ना, इस स्टैंडर्ड में कॉस्ट नहीं, इस स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. यार ये तो धमाका हो गया आज. फेयर वैल्यू के साथ उसने लफ्ज क्या लिख दिया? कॉस्ट. कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. हमने तो सुबह से लगे हुए और कल से लगे हुए हैं कि स्टैंडर्ड में आपने सबको रखना किस पे है? फेयर वैल्यू माइनस. तो क्या किसी चीज को कभी जिंदगी के किसी मोड पे स्टैंडर्ड में कॉस्ट पे भी रखा जा सकता है बायोलॉजिकल एसेट को? ये तो फिर यार ये खतरनाक बात है. ये अब हमें जरा देखना पड़ेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कभी देखी? पाकिस्तान में कभी देखी? नहीं देखी. अगर कभी ऐसी गाय अफ्रीकन काउ पाकिस्तान में आ जाए तो मार्केट में आप इसे लेके जाएं तो लोग इसकी फेयर वैल्यू लगाएंगे या भागेंगे? भागेंगे. तो फिर इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल होगी या कॉस्ट? कॉस्ट से पता होगा ना कितने की खरीदी. हो सकता है 2 करोड़ रुपए की आपने बाहर से मंगवाई हो, तो ईद भी पता नहीं करोड़ों के जानवर बिक रहे होते हैं. तो 2 करोड़ रुपए की आपने बाहर से मंगवाई हो, तो फिर मजबूरन इसको किस पे रखेंगे? बाकी डिस्कशन फिर कभी करेंगे. इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूं. इनिशियल रिकॉग्निशन इसकी किस पे करेंगे? क्योंकि क्या मैयर नहीं हो रही? फेयर वैल्यू मैयर नहीं हो रही. लेकिन अगर कुछ अरसे बाद आपकी देखा देखी बिलावल ने भी मंगवा ली, शहबाज शरीफ ने भी मंगवा ली और हर जगह यही नजर आ रही हैं, तो फिर ऐसी सूरत में तो फिर फेयर वैल्यू अवेलेबल, फिर तो वो मसला हल हो जाएगा. फिर हम इसे किस पे ले आएंगे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे. ओके, तो कॉस्ट के केस में लिखें अफ्रीकन काउ, एज्यूमिंग कि वो पाकिस्तान में नहीं है, कॉमन नहीं है. ऑस्ट्रेलियन काउ इज वेरी कॉमन. आप लोगों ने सुना होगा, डेट इज वेरी कॉमन. उसकी फेयर वैल्यू पता चल जाएगी. ऑस्ट्रेलियन काउ को तो कुछ लोग दूध पी के देखें क्या हाल हुआ उनका, माशाल्लाह फ्रेश हुए में. तो फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. अच्छा जी, व्हाट इज दिस इनिशियल रिकॉग्निशन? IS 38 में इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर क्या शराइत थी? 2. कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर. इधर 3 है. कॉस्ट और फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड एंटिटी कंट्रोल. एंड कंट्रोल तो वो चीजें भी हो ही रही होती हैं. एंटिटी कंट्रोल द एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. क्या होगा? परचेज होना या पैदा होना, जो भी है. चोरी करना अपनी पास्ट इवेंट होगा. ये सारा तो हमने पढ़ लिया है. मेजरमेंट, वो सुबह एक डायग्राम देखी थी, गाय छलांगे मारी थी. मेजरमेंट ओपनिंग वालों की भी किस पे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे. नई खरीदी जो पैदा हुई, क्लोजिंग वाली भी, इनिशियल मेजरमेंट भी और थोड़ा सा अलाइनमेंट इधर रखा करें. इनिशियल मेजरमेंट भी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी. किसकी? बायोलॉजिकल एसेट की या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की? बायोलॉजिकल एसेट की या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की? बायोलॉजिकल एसेट की. और नीचे एक लफ्ज बताएं और आप उसके मुझे मतलब बता दें तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? इधर उसने किया इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और इसके लिए इनिशियल मेजरमेंट क्यों लफ्ज यूज किया? सिर्फ कल की क्लास ली थी हमने. इनिशियली मेजर किया जाएगा स्टैंडर्ड में और सब्सिक्वेंटली 1 सेकंड बाद
इसलिए पहला ये फर्क हाईलाइट करें, इधर सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनिशियल एंड, और ये किसकी बात हो रही है, काऊ की, और ये किसकी बात हो रही है, मिल्क की, वूल की। पता नहीं अभी किसकी जानवर से क्या क्या निकालना है तुम लोगों ने, जानवरों ने भी तौबा कर लेनी है। A biological asset shall be measured on initial recognition at the end of each balance sheet at fair value minus, except the fair value cannot be measured. आगे लिखें in which case it will kept at cost, in which case it will kept at cost, वरना फिर उससे कॉस्ट पर रखेंगे। अच्छा, if you have thousands of animals, आंखें बंद करें, एक मैदान है, घास है, उसमें आप लेटे हुए हैं और चारों तरफ 1000 गायें हैं, वापस आ जाएं छलांगे मारते हुए उनमें से। इफ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, अब परेशान हो ना, हेलीकॉप्टर में आप बैठे हुए हैं, आप जरा देखने आए अपनी गाय को। इफ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स यू कैन ग्रुप देम फॉर मेजरिंग द फेयर वैल्यू। आ गेन और लॉस अराइजिंग ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, कल आया था इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस। मजे की बात है, स्टैंडर्ड की तकरीबन 90% एंट्रीज कल हमने कर ली थी, एंट्री सब वही है। आ गेन और लॉस अराइजिंग ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियली किस पे रखेंगे, एंड फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शैल बी इंक्लूडेड इन, इनिशियल और चेंज का मतलब बताएं, इनिशियल जो गेन लॉस आएगा और चेंज होके, चेंज कब आएगा, ईयर एंड पे। तो जब आप इनिशियली रखेंगे तो उसको भी किस पे रखेंगे बोले, फेयर वैल्यू माइनस, और ईयर एंड पे भी, और डिफरेंस P&L में डालेंगे या OCI में। इस स्टैंडर्ड में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ये कल हुआ था, अ लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, खरीदते क्या आ गया था, लॉस आ गया था, खरीदते लॉस आ गया था ना, क्योंकि हमने कॉस्ट टू सेल वगैरह भी माइनस की थी। अ लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट बिकॉज कॉस्ट टू सेल, कल क्या की थी, कॉस्ट टू सेल, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, डिडक्ट की थी इन डिटर्मिनिंग फेयर वैल्यू लेस। A gain may arise on the initial recognition of biological assets such as when a calf is born, जब बेबी पैदा हुआ था तो उसकी क्या एंट्री की थी, बायोलॉजिकल एसेट, और प्रॉफिट एंड लॉस, कल इन दोनों की जनरल एंट्रीज हमने की थी। अच्छा जी, अब किसकी इनिशियल मेजरमेंट होने लगी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। बस आपने ये इंश्योर करना है साथ वाला उठा रहे, ये आपका सबसे बड़ा टारगेट है क्लास में। अब किसकी बात होने लगी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एंटिटीज बायोलॉजिकल shall be measured at fair value less at the point of, कोई चीज बताएं, कोई चीज बताएं, कोई चीज बताएं, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कॉस्ट पे इनिशियली कभी नहीं मेजर करना, क्योंकि कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय डिफॉल्ट ऐसी चीज है, इसकी आपको फेयर वैल्यू बाजार में पता चल ही जाएगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिले ना। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कहते हैं फेयर वैल्यू आपको पता नहीं है, कहते हैं मैं नहीं मानता ये कहते हैं मैं नहीं मानता ये कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आप कह रहे हो, आप किस दुनिया के कोने में रहते हो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आपको फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही। कहते चपेड़े लो मेरी तरफ से। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट में ऑप्शंस हैं, अगर आपको फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही तो फिर आप किस पे रख दें, लेकिन 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 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमेशा इनिशियली मेजर किस पे करना है, कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनकी नेचर ऐसी है कि हमेशा हर बाजार में उनकी क्या अवेलेबल होती है, फेयर वैल्यू। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एन एंटिटीज, अब कोई बच्चा क्लास के बाद आएगा कहेगा सर उस अफ्रीकन काऊ का जो दूध निकला है वो भाई लोगों ने कहना है उसी दूध जैसा है, बस इसलिए उसकी फेयर वैल्यू सेम होगी, बस लोग इसलिए स्टैंडर्ड कहते हैं इनकी कॉस्ट की टेंशन नहीं लेनी आपने। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शैल बी मेजर्ड इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ, लेकिन फेयर वैल्यू किसने निकालनी है, बस साथ वाले को जगह ही रखें, ये आपका सबसे मेन टारगेट है। फेयर वैल्यू माइनस सच मेजरमेंट इज द कॉस्ट एट डेट व्हेन अप्लाइंग IAS 2 का मतलब कोई बता दे। जो IAS 41 के लिए फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकलेगी, एग्जैक्ट वही फिगर एक सेकंड बाद जब आप इन्वेंट्री के में शिफ्ट करेंगे तो वही फिगर एग्जैक्ट क्या समझी जाएगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट। कल इंशाल्लाह इसकी एंट्रीज रिवाइज करेंगे, अप्लाइंग IAS 2 और अदर स्टैंडर्ड देख लेंगे कौन सा है कभी। अगेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या मतलब, मिल्क या वूल
कल क्या एंट्री उसकी की थी, याद है किसी को? नहीं एग्री बायोलॉजिकल एसेट नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और P&L कल सारी एंट्रीज कर ली हुई थे। अगेन और कैसे, आई कांट बिलीव, ये किसका मोबाइल लिया हुआ मैंने, कौन जमा करके गया था, कोई बंद भी नहीं करते तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, मैंने कह के लिया था। अगेन और लॉस राइजिंग इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, शुक्र है नमाज में नहीं बोला, अगेन और लॉस राइजिंग इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शैल बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन विच इट, सारे गेन लॉस तू पीछे देखता रहे, हम इनको बताते रहते हैं, सारे गेन लॉस कहां जाने हैं, P&L। आ गेन और लॉस में राइज ऑन, गेन और लॉस में राइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। लॉस कैसे आ सकते हैं मिल्क के निकलने पे, आपने K2 के पहाड़ के ऊपर मिल्क निकाला, उसमें से आप कॉस्ट सेल ही उससे ज्यादा बढ़ गई, उतना ज्यादा उसने दूध दे दिया, आपने कहा इसको बेचने से बेहतर है दूध को, तो कैसा पॉसिबल है कभी कॉस्ट टू सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। अच्छा जी, ये तकरीबन कुछ कुतुब ने किया होगा, कुछ मुझे लग रहा है, नहीं मुझे लगी थी तेरी आवाज। अच्छा चलें यार ठीक है, छोड़े बस, पास पेपर का क्वेश्चन 2 MCQs कर दें। MCQs में ट्रू फॉल्स है, देखें कौन सा सवाल है सर, पास पेपर का सवाल दूसरे दिन हमें कराने लगे हैं, सर मैं जा रहा हूं, जाओ वातुआस हैं ही 2 सवाल, चलो और बिस्ती करो स्टैंडर्ड की। इन तिला में तेल नहीं अभी, तो तुम हाँ जी भाई, वो अभी मैं बताऊंगा, शायद जो तूने पढ़ी हुई है पहले लगी। अच्छा, बोथ फिश फार्मिंग एंड ओशन फिशिंग, भाईजन साथ वाले को आप भाईजन कह के रखें इसे, छिक्के रखें इसे यार, ये ठहर जो मेरे भी भाईजन है कोई, ठहर जो, ये ओशन फार्मिंग रखा हुआ है या ओशन फिशिंग रखा हुआ है? ओशन पे जाके आप फिश कर रहे हैं, तो क्या आपने वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी मैनेज की है या वो अल्लाह की तरफ से मोती हो गई है? लेकिन जो फिश फार्मिंग है वो क्या है, आप बताएं, बोथ आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या वन? छोटा सा करके बड़ा सा फॉल्स लिखे, ओके? अच्छा, जो मैं पढ़ाऊंगा ओवर एफिशिएंट नहीं बनना, ये बताएं जी। A biological asset should initially be measured at cost of, at fair value minus, और ये एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल नहीं है, इसलिए कॉस्ट पे मेजर कभी नहीं करना। किस पे मेजर करना है इनिशियली? इसको एट फेयर वैल्यू माइनस, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। अच्छा, वैसे जो बायोलॉजिकल एसेट को सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं ना, वो फेयर वैल्यू पे करते हैं। एक्सेलेंट, फेयर वैल्यू लेस, ये बात भी गलत है सर, हम तो सारे फॉल्स लिखाएंगे, कोई तो सही होगा हमारा भी, ओके? अच्छा, जो गेन लॉस आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे, एक मिनट मैं जरा आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बता दूं क्या होती है। गेन लॉस किस पे आते हैं बोलें? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। मेरे से पहले एग्री करें ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। कल वाला सवाल जो एंड पे जाते हैं हमने डायग्राम बनानी ये शुरू की थी, तो ये इनिशियल मेजरमेंट थी परचेज की, ये बॉन्ड की इनिशियल मेजरमेंट थी, ये कौन सी मेजरमेंट है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे जो गेन लॉस आता है वो कहां जाता है? P&L के अंदर। अच्छे सवाल बना रहे हैं क्या, या बस खाना पूरी कर रहा है? खाना पूरी कर रहा है। CA is too easy guy. The gain or loss on subsequent measurement of biological assets should be taken to P on the. बरकत के लिए एक ट्रू आ गया बीच में, अब आगे सारे शायद पता नहीं, अगला नहीं आपको समझ आएगा, अगला भी आपको समझ नहीं आएगा। 0.8 फिर आप में मसला है पढ़े बगैर समझ आने का, चेक कराओ। अच्छा, once wool is extracted from the sheep, कल बंदा जहन में लाएं, उसकी गंज जहन में लाएं, बंदा जहन में आ गया। once wool is extracted from the sheep, subsequent processing of wool into carpets is accounted for under IS2। भाईजान बात बढ़ गई है, कैसे पता चला बढ़ गई है बताएं आप, जल्दी 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 अब बताना पड़ेगा। हाँ एक्सेलेंट, बात बढ़ गई है, वो हमने कोई एक बात करें। अच्छा,
बिल्कुल 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 बबलू बता रहा हूं। साथ वाले को जो जल्दी पड़ी हुई है ना इसको भेज दें। जा यार तू जा, टेंशन पाइए आके। ये किसी दिन टाइम निकाल के आए, आप लोग टाइम ही निकाल के आते। अब जॉन दे दें हम। अच्छा इंटरेस्टिंग बात सुने जाते जाते, बस ड्राइवर को भी बतानी है आपने आज। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वूल एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहने, 1 सेकेंड बाद इसे क्या कहने, और इसे पहले दिन से इन्वेंट्री कहने। इन चीजों को तो पहले दिन से ही इन्वेंट्री कहना है। वाई? ये तो फिर इनसे आगे बन रही है ना, इनसे आगे बन रही है। तो अब हम खूबसूरत सा करके लिखते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS2 चपेट तोड़ो। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे क्या लगेगा? अब ऐसे मैं लाइन लगा रहा हूं ऊपर। आफ्टर हार्वेस्ट 1 सेकेंड बाद IS2। आफ्टर हार्वेस्ट 1 सेकेंड बाद IS2। अच्छा, और इन पर पहले दिन से ही क्या लगेगा? IS2। क्लियर? इसको पढ़ लें या जाइए 38 का एक सवाल दे दो होमवर्क में, या इसी को पढ़ेंगे? इसी को पढ़ेंगे। और हमारी वो डिस्कशन रहेगी, वो जो इंपेयरमेंट की करनी थी कि उसकी वजह से एस्टीमेट होता है एमसीक्यूज में। तो आज आप लोग जरा एमसीक्यूज की डिस्कशन अटेंड करके आ जाएं जो हजरात नहीं आए थे। आप लोगों को मैंने 100 रुपये जुर्माना भी डालने, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन बाय की कि 100 से ऊपर भी बंदे आ जाए 500 तक तो लो कर दे, तो बंदे उधर 80 आके बैठे हुए थे, तो बल्कि 60-65 थे। तो आप लोगों की क्लास भी लेनी है जो हजरात नहीं आए थे। आवाज ही नहीं आ रही थी, ये तेरे जूम में मसला है, जाए आप लोग, ये तेरे जूम में मसला है, ये मेरे जूम में मसला नहीं।